माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक एहसास है उस दर्द का जो बहुत से लोग खामोशी से सहते हैं। मेरा नाम राहुल है, 32 साल का हूं और पिछले कुछ महीनों से मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां समझ नहीं आ रहा कि आगे का रास्ता क्या है। तलाक के बाद मुझे लगा था कि शायद अब चीजें शांत हो जाएंगी, पर असली जद्दोजहद तो अब शुरू हुई है। मेरी 8 साल की बेटी है ईशानी। वो कभी मेरी जार हुआ करती थी। मेरी हर बात पर उसकी खिलखिलाहट गूंजती थी। पर अब जब भी वो अपनी मां यानी मेरी एक्स वाइफ नेहा के घर से मेरे पास आती है, मुझे उसके चेहरे पर वो पुरानी चमक नहीं दिखती। पिछले शनिवार की ही बात है, मैं उसे लेने पहुंचा तो नेहा ने दरवाजे पर ही एक ताना मारा कि देखो तुम्हारे पापा आ गए, फिर से 10 मिनट लेट। जबकि मैं बिल्कुल समय पर था। ईशानी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस अपना बैग उठाया और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मुझे लगा शायद वो थक गई होगी, पर उसकी ये चुप्पी बहुत गहरी थी। गाड़ी में मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसका मनपसंद गाना बजाया, पर उसने खिड़की के बाहर देखते हुए बड़े ठंडे लहजे में कहा, पापा क्या हम जल्दी घर पहुंच सकते हैं? मुझे मामा के पास वापस जाने का इंतजार रहेगा। ये बात सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। जिस बेटी को मैं हफ्तों बाद मिल रहा था, वो अभी से वापस जाने की बात कर रही थी। घर पहुंचकर जब उसने अपना बैग खोला तो मुझे एक कैलेंडर दिखा जो उसने नेहा के साथ मिलकर बनाया था। उस कैलेंडर पर नेहा के साथ बिताने वाले दिनों को बड़े सुंदर रंगों, ग्लिटर और यूनिकॉर्न से सजाया गया था, जैसे वो खुशियों के दिन हो। पर जिन दिनों उसे मेरे साथ रहना था, वो हिस्से बिल्कुल खाली, ब्लैंक छोड़े गए थे। उसने मुझसे कहा, मामा कहती है कि तुम्हारे साथ वाले दिन ब्लैंक ही रहने चाहिए क्योंकि वहां कुछ खास नहीं होता। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझ पर ही एक बड़ा सा ब्लैंक निशान लगा दिया हो। मैं उस रात बहुत रोया। मुझे अपनी ही बेटी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत महसूस होने लगी थी। अगले दिन मैं पार्क में एक बेंच पर बैठा था। तभी मेरे पड़ोस वाले बड़े भैया, जिन्हें मैं प्यार से शांतिदा कहता हूं, मेरे पास आकर बैठ गए। वो हमेशा से एक मेंटोर की तरह रहे हैं। मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, राहुल, ईशानी इस वक्त एक बहुत बड़ी खींचतान यानी टग ऑफ वॉर का हिस्सा बनी हुई है। उन्होंने समझाया कि जब 2 लोगों के बीच कड़वाहट होती है तो बच्चा बीच में फंस जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो एक को प्यार करेगा तो दूसरे को बुरा लगेगा। इसे लॉयल्टी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। बच्चा बेचारा करे तो क्या करे? वो खुद को इस खींचतान से बचाने के लिए किसी एक का पक्ष ले लेता है ताकि कम से कम एक तरफ से तो उसे सुकून मिले। ईशानी शायद नेहा को खुश रखने के लिए मुझसे दूर भाग रही है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो मुझसे प्यार जताएगी तो नेहा को नाराजगी या दुख होगा। दा की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि ईशानी आजकल मुझसे बात करते हुए बड़े अजीब शब्दों का इस्तेमाल करने लगी है। पिछले हफ्ते उसने मुझसे कहा, पापा आप बहुत सेल्फिश हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। अब सोचो, एक 8 साल की बच्ची सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड जैसे शब्द कहां से सीखेगी? ये उसके अपने शब्द नहीं थे, ये बोरोड सिनारियोस थे, यानी नेहा की कही हुई बातें जो उसने ईशानी के मन में उतार दी थी। वो एक कठपुतली की तरह बोल रही थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अपराधी हूं। जब मैंने उससे पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है, तो उसके पास कोई ठोस वजह नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि आप मुझे सोफे पर सोने नहीं देते या आपकी घर की दीवारों का रंग मुझे पसंद नहीं। ये कितनी छोटी और बेतुकी वजह, वीक और एब्सर्ड रीजंस थी एक बाप को नफरत करने के लिए। दा ने बताया कि इसे ही कैंपेन ऑफ डेनिग्रेशन कहते हैं, जहां बच्चा छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर आपको अपनी जिंदगी से निकालने का बहाना ढूंढने लगता है। हैरानी की बात यह थी कि ईशानी ये सब बड़ी सफाई से कर रही थी। जब भी मैं उसे टोकता, वो बड़े आत्मविश्वास से कहती, पापा ये मेरा अपना आइडिया है, मामा ने मुझे कुछ नहीं सिखाया।
मैं अपनी मर्जी से ये सब कह रही हूं। दा ने इसे इंडिपेंडेंट थिंकर फेनोमेनन कहा। बच्चा जोर शोर से ये साबित करने में जुट जाता है कि वो जो भी कड़वाहट दिखा रहा है वो उसकी अपनी है, जबकि हकीकत में वो उस टॉक्सिक एक्स के प्रभाव में होता है। ईशानी को लग रहा था कि वो बहुत मैच्योर हो गई है, पर हकीकत में वो अपनी मासूमियत खो रही थी। वो मुझसे नफरत तो कर रही थी, पर उसमें कोई पछतावा, एब्सेंस ऑफ गिल्ट नहीं दिख रहा था। जैसे उसे हक मिल गया हो मेरा दिल दुखाने का। उसने मुझसे यहां तक कह दिया कि पापा, आप एक पुरानी घड़ी, ओल्ड वॉच की तरह हो। अगर वो बंद हो जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही अगर आप मर भी जाओ तो मुझे दुख नहीं होगा। दा ने मेरा हाथ थाम कर कहा, राहुल, याद रखो, ईशानी कोई गुनहगार नहीं है, वो एक विक्टिम है। नेहा उसे पॉइजनस मैसेजेस दे रही है, उसे सिखा रही है कि उसका बाप असुरक्षित और बेपरवाह है। जब बच्चा हर रोज सिर्फ जहर सुनता है तो वो उसे ही सच मानने लगता है। ईशानी को लगता है कि नेहा ही उसकी असली रक्षक है और मैं उसके लिए एक खतरा हूं। कभी कभी तो उसे पेट में दर्द या सिर दर्द, फिजिकल सिम्टम्स होने लगता है सिर्फ ये सोचकर कि उसे मेरे पास आना है, क्योंकि वो उस मानसिक दबाव, स्ट्रेस को झेल नहीं पा रही। उसे लगता है कि उसकी पूरी दुनिया अब नेहा के इर्द गिर्द है और मैं उस दुनिया में एक घुसपैठिया हूं। नेहा उसे एरेज एंड रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है, यानी मेरी यादों को मिटाकर किसी और को मेरी जगह बिठाने की कोशिश। उस रात मैंने पार्क की बेंच पर बैठे हुए बहुत देर तक दा की बातों के बारे में सोचा। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और बेबसी भी महसूस हो रही थी। पर दा ने एक बात बहुत पते की कही थी कि अगर मैं भी गुस्से में नेहा की तरह व्यवहार करूंगा या ईशानी पर चिल्लाऊंगा तो मैं नेहा की उन बातों को सच साबित कर दूंगा कि मैं एक बुरा बाप हूं। मुझे शांत रहना था, मुझे हाई रोड अपनानी थी, पर उस तरीके से नहीं जो लोग अक्सर कहते हैं। मुझे एक नई रणनीति की जरूरत थी। मुझे समझना था कि ईशानी की कड़वाहट के पीछे उसका डर छिपा है। वो मुझसे नफरत नहीं कर रही, वो अपनी मां को खोने के डर से मेरी तरफ से हाथ छुड़ा रही है। उस दिन मुझे पहली बार ये गहराई से समझ आया कि ये लड़ाई नेहा से नहीं, बल्कि ईशानी के उस भरोसे को वापस जीतने की है जो नेहा ने तोड़ दिया है। जिंदगी के इस भारी बोझ को लिए हुए मैं घर की तरफ चल पड़ा। मन में एक अजीब सी खामोशी थी और दिल में एक उम्मीद की छोटी सी किरण कि शायद अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ईशानी को मेरी जरूरत है, भले ही आज उसे ये याद न हो। आगे क्या होगा, कैसे मैं ईशानी के दिल के उस ब्लैंक पन्ने को फिर से रंगों से भरूंगा, ये एक लंबी कहानी है। पर उस शाम की उस खामोशी ने मुझे एक ऐसी ताकत दी थी जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बस इतना ही कहूंगा कि माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर यह सफर अब शुरू हुआ है और अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे सीखना है और आपको बताना है। रात के करीब 11 बज रहे थे। सन्नाटा ऐसा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। मैंने अपना फोन उठाया, फिर रख दिया, फिर उठाया। मन में एक अजीब सी हलचल थी। ईशानी को गए हुए 3 दिन हो चुके थे और इन 3 दिनों में मैंने उसे कम से कम 10 बार कॉल किया होगा। हर बार जवाब या तो मिला नहीं या फिर नेहा का ठंडा स्वर सुनाई दिया, वो अभी सो रही है, उसका होमवर्क चल रहा है या वो बाहर खेलने गई है। ये बातें सुनने में बहुत साधारण लगती है, जैसे किसी भी घर में होती हो, पर इनके पीछे की कड़वाहट सिर्फ वही समझ सकता है जो इसे जी रहा हो। मुझे याद आया जब हम साथ थे तो नेहा अक्सर कहती थी कि ईशानी को अपने पापा की आवाज सुने बिना नींद नहीं आती। पर अब अचानक ऐसा क्या बदल गया कि मेरी आवाज उसके लिए शोर बन गई। मैं बालकनी में खड़ा होकर ठंडी हवा के झोंकों के बीच यही सोच रहा था कि क्या वाकई मैं इतना बुरा हूं कि मेरी बेटी मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। अगले दिन सुबह सुबह मैं शांति दा के पास पहुंचा। वो अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही समझ गए कि रात भारी गुजरी है। उन्होंने मुझे पास बिठाया और बोले, राहुल,
तुमने कभी सोचा है कि एक माली अगर चाहे तो एक पौधे की धूप रोक सकता है बिना उसे छुए? बस उसके सामने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दो, सूरज तो वही रहेगा, पर पौधे तक उसकी रोशनी नहीं पहुंचेगी। उनकी ये बात सीधे मेरे दिल पर लगी। उन्होंने समझाया कि नेहा जो कर रही है उसे कॉन्टैक्ट इंटरफेरेंस कहते हैं। ये सिर्फ फोन न उठाने की बात नहीं है, ये एक सोची समझी कोशिश है मेरे और ईशानी के बीच के उस इमोशनल ब्रिज को गिराने की। जब आप बच्चे से बात नहीं कर पाते तो धीरे धीरे उसकी यादों से आपका चेहरा धुंधला होने लगता है। नेहा यही चाह रही थी कि मेरी गैर मौजूदगी, फिजिकल एब्सेंस को ईशानी की जिंदगी में एक सामान्य बात, न्यू नॉर्मल बना दिया जाए। दा ने मुझे एक और गहरी बात बताई जिसे सुनकर मैं सन्न रह गया। उन्होंने कहा कि कभी कभी ये टॉक्सिक एक्स सिर्फ बातें नहीं रोकते, वो यादें भी चुरा लेते हैं। मुझे याद आया, पिछले महीने ईशानी का स्कूल में एक प्ले था। मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। जब मैंने नेहा से बाद में पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, ओह, मैं बताना ही भूल गई। वैसे भी तुम तो हमेशा बिजी रहते हो, मुझे लगा तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होगा। ये विदहोल्डिंग इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्कूल की पीटीएम, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट या कोई छोटी सी उपलब्धि, जब आपको इन सब से बाहर रखा जाता है तो बच्चे को लगता है कि पापा को तो मेरी परवाह ही नहीं है। बच्चा ये नहीं देखता कि पापा को बताया ही नहीं गया, वो सिर्फ ये देखता है कि पापा नहीं आए। इस तरह नेहा बड़ी चालाकी से मेरे और ईशानी के बीच एक ऐसी खाई खोद रही थी जिसे भरना मुश्किल होता जा रहा था। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चा इतना मासूम है कि वो सच और झूठ में फर्क कर लेगा, पर हकीकत कुछ और ही है। शांति दा ने मुझे समझाया कि ईशानी इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है उसे नेगेटिव एडवोकेसी कहते हैं। नेहा उसे हर रोज मेरे बारे में ऐसी बातें बता रही थी जो शायद कभी हुई ही नहीं थी। तुम्हारे पापा ने हमें छोड़ दिया क्योंकि वो हमें प्यार नहीं करते। देखो, उन्होंने तुम्हें बर्थडे पर जो खिलौना दिया वो कितना सस्ता है, उन्हें तुम्हारी पसंद की कोई कदर नहीं। ये छोटे छोटे झूठ बच्चे के दिमाग में जहर की तरह घुलते हैं। ईशानी को लगने लगा था कि उसकी मां ही उसकी दुनिया की एकमात्र रक्षक है और मैं वो विलेन हूं जिसने उनकी दुनिया उजाड़ दी। इसे कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं, जहां एक इंसान के व्यक्तित्व को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाता है ताकि बच्चे के मन में उसके लिए कोई सम्मान न रहे। मुझे वो दिन याद आया जब ईशानी मेरे पास आई थी और मैंने उसे उसकी पसंद की आइसक्रीम खिलाने की कोशिश की थी। उसने मना कर दिया और कहा, मामा कहती है कि आप मुझे जानबूझकर मीठा खिलाते हैं ताकि मेरे दांत खराब हो जाएं और मुझे दर्द हो। मैं दंग रह गया। एक पिता जो अपनी बेटी को खुश करना चाहता है, उसे एक ऐसे इंसान के रूप में पेश किया जा रहा था जो अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। दा ने बताया कि इसे पोर्ट्रेइंग एज डेंजरस कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो मुझे फिजिकल डेंजर बता रही हो, पर वो मुझे एक अनसेफ और अनरिलायबल इंसान बना रही थी। ईशानी के मन में ये डर बैठाया जा रहा था कि पापा के साथ रहना मतलब किसी खतरे या परेशानी को दावत देना। इसीलिए वो मेरे पास आते ही अजीब सा व्यवहार, स्टिफ बॉडी लैंग्वेज करने लगती थी, जैसे वो किसी पिंजरे में बंद हो। शांति दा ने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, राहुल, सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब ये टॉक्सिक एक्स बच्चे को जासूस, स्पाइंग बना देते हैं। मुझे अचानक क्लिक हुआ। जब ही ईशानी मेरे घर से वापस जाती, नेहा उससे जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन करती थी। पापा ने क्या खाया? पापा किससे फोन पर बात कर रहे थे? क्या वहां कोई और औरत आई थी? बेचारी बच्ची को लगता था कि ये सब बताना उसकी जिम्मेदारी है ताकि उसकी मां खुश रहे। इसे इंटेरोगेटिंग दी चाइल्ड कहते हैं। इससे ईशानी के मन में ये बोझ आ गया था कि वो मेरे पास एंजॉय करने नहीं बल्कि जानकारी इकट्ठा करने आती है। उसकी मासूमियत उस जासूसी के पीछे छिप गई थी। वो मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं थी। उसका दिमाग हमेशा इस बात पर रहता था कि घर जाकर मां को क्या क्या बताना है। मैंने दा से पूछा कि इसका समाधान क्या है।
क्या मैं भी नेहा के बारे में ईशानी को सच बता दूं? क्या मैं उसे दिखाऊं कि उसकी मां कितनी गलत है? दा ने बहुत शांति से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम भी वही करोगे तो ईशानी के लिए दुनिया में कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बचेगी। वो पहले ही एक युद्ध के मैदान में खड़ी है। उसे एक शांत घर, सेफ हेवन चाहिए, नया मोर्चा नहीं। उन्होंने मुझे समझाया कि मेरा काम नेहा को गलत साबित करना नहीं, बल्कि खुद को कंसिस्टेंटली गुड साबित करना है। मुझे ईशानी के उन कड़वे शब्दों का जवाब प्यार से देना होगा, बिना ये जाहिर किए कि मैं दुखी हूं। मुझे उसकी इंटेरोगेशन को सहजता से लेना होगा और उसे ये एहसास दिलाना होगा कि मेरे पास वो जो चाहे बोल सकती है, उसे किसी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। उस दोपहर जब मैं घर लौटा तो मेरा नजरिया बदल चुका था। मुझे समझ आया कि ईशानी जो कुछ भी कह रही है या कर रही है, वो उसका अपना गुस्सा नहीं है, बल्कि वो एक एनकोडेड मैसेज है उस दबाव का जो वो महसूस कर रही है। जब उसने मुझे स्वार्थी कहा था तो वो दरअसल चिल्लाकर कह रही थी कि पापा मुझे बचा लो, मैं इस खींचतान में थक गई हूं। मुझे अब नेहा से लड़ने की जरूरत नहीं थी। मुझे ईशानी के उस टूटे हुए विश्वास को धीरे धीरे जोड़ने की जरूरत थी। ये एक लंबी मैराथन की तरह था, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। मुझे अपने धैर्य, पेशेंस को अपनी ढाल बनाना था। उस शाम मैंने ईशानी को फोन नहीं किया। मैंने उसकी जगह एक छोटा सा कागज लिया और उस पर एक छोटी सी कहानी लिखी, जिसमें एक छोटा परिंदा अपनी मंजिल ढूंढ रहा था। मैंने वो कहानी नेहा को मैसेज कर दी और नीचे लिखा, जब ईशानी का मन हो तो उसे ये सुना देना, उसे कहानियां पसंद है। कोई शिकायत नहीं, कोई ताना नहीं, बस एक पिता का अपनी बेटी तक पहुंचने का एक खामोश रास्ता। मुझे पता था कि शायद नेहा उसे वो कहानी न सुनाए, पर मुझे ये भी पता था कि अब मैं उस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा जहां हार जीत सिर्फ कड़वाहट की होती है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर राहुल की इस कहानी का ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि कभी कभी पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरी समझदारी होती है। अभी सफर बहुत लंबा है और कई ऐसी परतें हैं जो खुलना बाकी है। राहुल को अभी ये समझना है कि कैसे वो अपनी भावनाओं को काबू में रखकर ईशानी के लिए वो स्तंभ, पिलर बन सकता है जिसकी उसे इस तूफान में सबसे ज्यादा जरूरत है। अंधेरा गहरा है, पर रोशनी की उम्मीद अभी भी कायम है। जिंदगी के कुछ सबक ऐसे होते हैं जो हम कभी सीखना नहीं चाहते, पर वो हमारे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरा मन एक अजीब सी बेचैनी में था। ईशानी के साथ बिताए वो चंद घंटे अब मुझे सुकून देने के बजाय एक नई उलझन में डाल रहे थे। मुझे याद है, पिछले रविवार जब वो आई थी तो उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो बस अपने टैबलेट में डूबी रही। मैंने जब उससे पूछा कि क्या वो पार्क चलना चाहती है, तो उसने बिना नजरें उठाए कहा, वहां जाने का क्या फायदा, वहां सब बोरिंग है। मम्मा तो मुझे मॉल ले जाती है और हम बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदते हैं। ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे प्यार को रुपयों पैसों की तराजू में तौल दिया हो। नेहा उसे ये सिखा रही थी कि प्यार का मतलब चीजें, मटेरियल गिफ्ट्स हैं, न कि वो समय जो हम साथ बिताते हैं। मैं रसोई में उसके लिए उसकी पसंद का पास्ता बना रहा था, पर मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लग रहा था कि क्या मैं वाकई एक बोरिंग पिता बन गया हूं? क्या मेरा साधारण सा घर और मेरी ये सादगी ईशानी के लिए काफी नहीं है? तभी मुझे शांति दा की वो बात याद आई जो उन्होंने पिछले हफ्ते कही थी। वो शाम को मेरे घर आए थे। उनके हाथ में 2 कप चाय थी। उन्होंने मेरे चेहरे की लकीरें पढ़ ली थी। उन्होंने कहा था, राहुल, ये जो तुम महसूस कर रहे हो ना, इसे कंडीशनल लव का असर कहते हैं। उन्होंने समझाया कि नेहा ईशानी को यह संदेश दे रही है कि अगर वो नेहा की तरह सोचेगी, नेहा की पसंद की चीजों को पसंद करेगी, तो ही वो एक अच्छी बच्ची है। नेहा का प्यार ईशानी के लिए एक इनाम, रिवॉर्ड की तरह है जो उसे तभी मिलता है जब वो मेरे खिलाफ खड़ी होती है। दाने बगीचे में खिले एक गुलाब की तरफ इशारा करते हुए कहा,
देखो, ये फूल इसलिए सुंदर नहीं है कि हम इसकी तारीफ कर रहे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि इसकी अपनी एक जड़ है। पर जब कोई उस जड़ में जहर डाल दे तो फूल को लगता है कि उसे जिंदा रहने के लिए उसी जहर की जरूरत है। ईशानी इस वक्त नेहा के साथ एनमेश्ड यानी बुरी तरह उलझ गई है। उसे लगता है कि उसकी और नेहा की पहचान एक ही है। अगर नेहा दुखी है तो उसे भी दुखी होना पड़ेगा। अगर नेहा मुझसे नफरत करती है तो ईशानी को भी करनी ही होगी, वरना उसे लगेगा कि वो अपनी मां को धोखा दे रही है। इसे पेरेंटिफिकेशन भी कहते हैं, जहां एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के जज्बातों का बोझ उठाने लगता है। 8 साल की बच्ची को अब अपनी मां की प्रोटेक्ट्रेस यानी रक्षक महसूस होने लगा है। उसे लगता है कि नेहा बेचारी है और मैं उसे परेशान कर रहा हूं। उस रात जब ईशानी सो गई तो मैं उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सोच रहा था कि कितनी जल्दी उसने बड़े होने की एक्टिंग शुरू कर दी है। वो छोटी बच्ची नहीं रही जो मुझसे कहानियां सुनती थी। अब वो मुझसे तर्क, आर्ग्यूमेंट्स करती है जो उसके अपने नहीं, बल्कि नेहा के सिखाए हुए हैं। दा ने मुझे एक बहुत जरूरी बात सिखाई थी, वैलिडेशन यानी मान्य करना। उन्होंने कहा था कि जब ईशानी कहे कि तुम एक बुरे इंसान हो तो उससे लड़ो मत। उसे ये मत कहो कि वो गलत है, बस इतना कहो, मुझे दुख है कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, पर मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहां हूं। जब हम बच्चे की भावनाओं को झुठलाते हैं तो वो और भी ज्यादा उस टॉक्सिक पेरेंट की तरफ झुक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि हम उसे समझ नहीं रहे। एक दिन दोपहर को ईशानी ने मुझसे एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा। उसने पूछा, पापा, क्या आपने मम्मा को घर से निकाल दिया था? ये सुनकर मेरा गला भर आया। सच तो ये था कि नेहा ने खुद घर छोड़ा था और तलाक के लिए अर्जी दी थी, पर ईशानी के मन में एक फॉल्स मेमोरी यानी झूठी याद बिठाई गई थी। नेहा ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि वो एक बेघर औरत है और मैं एक क्रूर इंसान। मैंने गहरी सांस ली, शांतिदा की बातों को याद किया और बहुत ही नरमी से कहा, बेटा, बड़े लोगों की जिंदगी में कई बार ऐसी मुश्किलें आती हैं जिन्हें सुलझाना मुश्किल हो जाता है। मम्मा और मैंने अलग होने का फैसला किया क्योंकि हम दोनों को लगा कि इससे हम ज्यादा खुश रह पाएंगे। मैंने उन्हें निकाला नहीं, हम बस अब अलग अलग घरों में रहते हैं। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, कोई सफाई नहीं दी, बस सच को एक ऐसे रूप में रखा जो वो बर्दाश्त कर सके। शांतिदा अक्सर कहते हैं कि टॉक्सिक एक्स के साथ कोपेरेंटिंग करना एक दलदल में चलने जैसा है। आप जितना हाथ पैर मारेंगे उतना ही धंसते जाएंगे। आपको बस एक स्थिर पत्थर की तरह खड़ा रहना है। नेहा अक्सर ईशानी के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए फाइनेंशियल कंट्रोल्स का इस्तेमाल करती है। वो ईशानी से कहती है कि तुम्हारे पापा पैसे नहीं देते, इसलिए मैं तुम्हें ये खिलौना नहीं दिला पा रही, जबकि मैं अपनी हैसियत से ज्यादा गुजारा भत्ता, एलिमोनी समय पर दे रहा हूं। ये बच्चे के मन में एक स्कैरसिटी माइंडसेट पैदा करता है। उसे लगता है कि उसका पिता उसकी जरूरतों को नजरअंदाज कर रहा है। पर दा ने सिखाया कि मुझे ईशानी को ये नहीं दिखाना कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूं, बल्कि मुझे उसे ये दिखाना है कि मेरा प्यार किसी चेक या कैश का मोहताज नहीं है। एक रोज मैंने ईशानी को मिट्टी से घर बनाना सिखाया। शुरुआत में वो बहुत चिड़चिड़ी थी, कह रही थी कि उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं और मम्मा डांटेंगी। पर धीरे धीरे जब उसने मिट्टी की सौंधी खुशबू को महसूस किया और अपने हाथों से एक छोटा सा कमरा बनाया, तो उसके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान लौट आई। उस वक्त वो नेहा की जासूस नहीं थी, वो नेहा की रक्षक नहीं थी, वो सिर्फ एक 8 साल की बच्ची थी। ये मेरी एक छोटी सी जीत थी। दा कहते हैं कि ये स्मॉल बिहेवियरल शिफ्ट ही वो चाबियां हैं जो धीरे धीरे उस बंद दरवाजे को खोलेंगी। हमें बड़ी क्रांतियां नहीं करनी, हमें बस छोटे छोटे ऐसे पल चुराने हैं जहां बच्चा खुद को आजाद महसूस कर सके। पर यह सब इतना आसान नहीं था। जब ही ईशानी मेरे साथ खुश होती तो घर वापस जाते समय उसे एक अजीब सा गिल्ट यानी अपराध बोध होने लगता।
उसे लगता कि उसने अपनी मां के साथ गद्दारी की है क्योंकि वो मेरे साथ हंसी। इसे लॉयल्टी कॉन्फ्लिक्ट की सबसे गहरी मार कहते हैं। बच्चा खुश होने से डरने लगता है। घर पहुंचते ही वो नेहा को खुश करने के लिए फिर से मुझसे कड़वी बातें करने लगती ताकि नेहा को ये यकीन रहे कि ईशानी अभी भी उसकी टीम में है। ये देखकर मेरा दिल टूट जाता, पर अब मैं समझ गया था कि ये ईशानी का असली रूप नहीं है। ये तो बस उसका एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, खुद को उस तनावपूर्ण माहौल में जिंदा रखने का एक तरीका। दा ने मुझे एक दिन अपने पास बुलाया और एक पुरानी डायरी दिखाई। उन्होंने कहा, राहुल, अपनी यादों को सुरक्षित रखो। एक दिन जब ईशानी बड़ी होगी, जब वो इस जहर के असर से बाहर निकलेगी, तो उसे ये जानने की जरूरत होगी कि उसका पिता उसे कितना प्यार करता था। तुम अपनी भावनाओं को लिखो, पर उसे दिखाओ मत। ये तुम्हारे लिए एक थेरेपी की तरह काम करेगा। मैंने उस दिन से लिखना शुरू किया। मैंने हर उस पल को लिखा जब ईशानी ने मुस्कुराया, हर उस पल को जब उसने मेरा हाथ थामा। मैं चाहता था कि जब कभी भविष्य में वो खुद से सवाल करे तो मेरे पास उसके हर सवाल का जवाब प्यार से भरा हो, न कि कड़वाहट से। जिंदगी के इस मोड़ पर मुझे समझ आया कि एक पिता होने का मतलब सिर्फ जरूरतें पूरी करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित किनारा, सेफ हार्बर बनना है जहां बच्चा तूफान के बाद लौट सके। नेहा चाहे जितनी भी दीवारें खड़ी कर ले, चाहे जितना भी सूरज को छुपा ले, पर वो उस उजाले को खत्म नहीं कर सकती जो एक सच्चे रिश्ते की बुनियाद में होता है। मैं जानता हूं कि अभी बहुत सी चुनौतियां आनी बाकी है। अभी नेहा की चालें और भी गहरी होंगी, ईशानी का गुस्सा और भी बढ़ सकता है, पर अब मैं तैयार हूं। मैं अब उस खींचातानी का हिस्सा नहीं बनूंगा, बल्कि मैं वो हाथ बनूंगा जो हमेशा थामने के लिए तैयार रहेगा, चाहे बच्चा उसे कितनी ही जोर से क्यों न झटक दे। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां राहुल ने अपनी भावनाओं को संभालना सीख लिया है। पर क्या नेहा इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या ईशानी कभी समझ पाएगी कि उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा है? ये सब और भी बहुत कुछ है इस सफर में। कभी कभी हमें हारकर भी जीतना पड़ता है, और राहुल शायद इसी रास्ते पर चल पड़ा है। अभी तो बस शुरुआत है, असली इम्तिहान तो अब आने वाला है। अंधेरी रात के बाद की वो पहली किरण शायद दूर है, पर नामुमकिन नहीं। राहुल के इस जज्बे और शांति दा की उस गहरी समझ के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इस उम्मीद में कि हर टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, अगर नीयत साफ हो और सब्र अटूट हो। उस रात बाहर हल्की बारिश हो रही थी और मैं अपनी खिड़की के पास बैठा चाय का प्याला थामे हुए बस बाहर की उस गीली सड़क को देख रहा था। मन में एक तूफान सा उठा हुआ था। दोपहर में नेहा का एक मैसेज आया था, एक और झूठा इल्जाम, एक और कड़वी बात। मेरा मन किया कि मैं भी उसे वैसा ही तीखा जवाब दूं, उसे याद दिलाऊं कि उसकी वजह से हमारी जिंदगी इस मोड़ पर आई है। मेरे पास सारे सबूत थे, सारे पुराने मैसेजेस और कॉल रिकॉर्ड्स थे जो ये साबित कर सकते थे कि वो गलत है। मेरा मन हो रहा था कि जब अगली बार ईशानी आए तो मैं उसे वो सब दिखा दूं, मैं उसे सच बता दूं, ताकि वो अपनी मम्मा के उस झूठ के जाल से बाहर निकल सके। पर जैसे ही मैंने अपना फोन उठाया, मुझे शांति दा का वो चेहरा याद आ गया जब उन्होंने कहा था, राहुल, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अगर तुम भी वही करोगे तो तुम में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। अगले दिन मैं जब दा के यहां पहुंचा तो वो अपनी पुरानी किताबों की अलमारी साफ कर रहे थे। उन्होंने मेरी आंखों में वो बेचैनी देख ली थी। उन्होंने एक किताब साइड में रखी और बोले, राहुल, तुम इस वक्त एक बहुत बड़ी गलती करने की कगार पर हो। इसे ट्रूथ टेलिंग ट्रैप कहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम बच्चे को सच बता देंगे तो वो सब समझ जाएगा, पर हकीकत यह है कि एक 8 साल के बच्चे के लिए वो सच नहीं, बल्कि एक भारी बोझ होता है। तुम उसे अडल्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हो जिसे प्रोसेस करने की उसमें काबिलियत ही नहीं है। अगर तुम उसे अपनी मां के खिलाफ सबूत दिखाओगे तो उसे लगेगा कि तुम उसे उसकी मां से छीन रहे हो।
इससे वो तुमसे और भी ज्यादा दूर हो जाएगी। दा की ये बात किसी कड़वी दवाई की तरह थी, पर सच थी। उन्होंने समझाया कि बच्चे को जज मत बनाओ, उसे सिर्फ बच्चा रहने दो। दा ने मुझे एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट समझाया, जिसे वो पैरेलल पेरेंटिंग कहते हैं। उन्होंने कहा, राहुल, तुम नेहा को नहीं बदल सकते। तुम उससे एक समझदार को पेरेंट की तरह बात करने की उम्मीद छोड़ दो। जब एक तरफ दीवार हो तो आप उससे बात नहीं करते, आप अपनी तरफ का रास्ता अलग बना लेते हैं। नेहा के घर के कायदे अलग हैं, तुम्हारे घर के अलग। तुम्हें नेहा के तरीके को चुनौती देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने घर को एक ऐसी अल्टरनेटिव रियलिटी बनाना है जहां शांति, प्यार और सच हो। ईशानी जब तुम्हारे घर आए तो उसे यह महसूस होना चाहिए कि यहां उसे किसी का पक्ष, साइड लेने की जरूरत नहीं है। यहां वो बस ईशानी हो सकती है, किसी की बेटी नहीं, किसी की जासूस नहीं। ये सुनना मेरे लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। मुझे अब नेहा के हर मैसेज का जवाब देने की जरूरत नहीं थी। दा ने सिखाया कि डिसेंगेज होना ही सबसे बड़ी जीत है। जब आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ उलझना बंद कर देते हैं तो आप उसे उसकी सबसे बड़ी ताकत, यानी आपको परेशान करने की ताकत से महरूम कर देते हैं। उन्होंने मुझे एक तकनीक बताई जिसे बिफ कहते हैं, ब्रीफ, इंफॉर्मेटिव, फ्रेंडली एंड फर्म। जब भी नेहा का कोई कड़वा मैसेज आए तो बस छोटा सा जवाब दो, सिर्फ काम की बात बताओ, लहजा नरम रखो पर अपनी बात पर अड़िग रहो। कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं। इससे मेरी अपनी मानसिक शांति, मेंटल पीस बनी रहने लगी। पर सबसे मुश्किल काम था अपनी खुद की भावनाओं को संभालना। दा अक्सर कहते हैं कि टारगेटेड पेरेंट होना दुनिया का सबसे थका देने वाला काम है। आपको हर रोज उस इंसान के लिए अच्छा बनना पड़ता है जो आपको बुरा कह रहा है। उन्होंने मुझे एक दिन आईने के सामने खड़ा किया और कहा, राहुल, ईशानी को एक ऐसा पिता चाहिए जो खुद में खुश हो, जो टूटा हुआ न हो। अगर तुम हमेशा गुस्से में या दुखी रहोगे तो ईशानी को लगेगा कि तुम्हारे पास आना एक सजा है। तुम्हें अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान देना होगा। तुम्हें वो चीजें करनी होंगी जो तुम्हें खुशी दे, चाहे वो पेंटिंग हो, इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हो या बस शांति से बैठना। जब तुम अंदर से शांत रहोगे तभी तुम ईशानी के लिए वो सेफ हार्बर बन पाओगे। उस हफ्ते जब ईशानी आई तो मैंने एक नया प्रयोग किया। उसने आते ही फिर से वही पुरानी टेप बजाना शुरू किया। मम्मा कहती हैं कि आपको खाना बनाना नहीं आता, आप गंदा खाना खिलाते हो। पहले मुझे इस पर गुस्सा आता था, मैं सफाई देता था, पर इस बार मैंने बस मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, मम्मा को तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है ना। चलो आज हम मिलकर कुछ नया ट्राई करते हैं, शायद तुम्हें पसंद आए। ईशानी हैरान रह गई। उसे उम्मीद थी कि मैं नेहा की बुराई करूंगा, पर मैंने तो उसकी बात को स्वीकार, वैलिडेट कर लिया। इसे एम्पैथी ब्रिज बनाना कहते हैं। मैंने उसकी मां की बुराई किए बिना उसे यह दिखाया कि मैं उसकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। धीरे धीरे उसका वो रक्षात्मक कवच, डिफेंसिव आर्मोर ढीला पड़ने लगा। शांतिदा ने मुझे एक और कमाल की बात सिखाई, डायरेक्ट टीचिंग ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। उन्होंने कहा कि ईशानी को यह मत बताओ कि उसकी मां झूठ बोल रही है, उसे ये सिखाओ कि वो खुद सोचना सीखे। एक दिन जब हम टीवी पर एक कार्टून देख रहे थे जिसमें एक किरदार दूसरे के बारे में गलतफहमी फैला रहा था, तो मैंने ईशानी से पूछा, बेटा तुम्हें क्या लगता है, क्या इस कैरेक्टर को दूसरे की बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेना चाहिए या उसे खुद जाकर देखना चाहिए कि सच क्या है? ईशानी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, नहीं पापा, उसे खुद पता लगाना चाहिए। एक छोटी सी शुरुआत थी उसे ये सिखाने की कि हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मैं उसे नेहा के खिलाफ नहीं कर रहा था, मैं बस उसे इंडिविजुएशन की तरफ ले जा रहा था जहां वो अपनी राय खुद बना सके। एक शाम ईशानी बहुत उदास थी। उसने मुझसे कहा, पापा, मम्मा बहुत रोती है जब मैं आपके पास आती हूं।
वो कहती है कि वो बहुत अकेली हो जाती है। ये गिल्ट ट्रिपिंग का सबसे घटिया तरीका था बच्चे को काबू में रखने का। मेरा खून खौल उठा, पर मैंने खुद पर काबू पाया। मैंने ईशानी का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती है, इसलिए उन्हें तुम्हारी याद आती है। पर मम्मा एक बड़ी औरत है, वो अपना ख्याल रख सकती है। वो चाहती है कि तुम यहां आकर खुश रहो। तुम्हें उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मजबूत है। मैंने नेहा को एक बेचारी औरत के बजाय एक मजबूत मां के रूप में पेश किया। इससे ईशानी के मन से वो भारी बोझ, चाइल्डहुड एंजाइटी थोड़ा कम हुआ। उसे लगा कि उसे अपनी मां को बचाने की जरूरत नहीं है। दा ने मुझे एक डायरी दी थी जिसमें मुझे ईशानी की वो सारी बातें लिखनी थी जो वो खुद से कहती थी, न कि जो उसे सिखाई गई थी। मैंने नोटिस किया कि कभी कभी वो खेल खेल में कह देती थी, पापा मुझे आपकी गोदी में बैठना अच्छा लगता है, या पापा आपके घर की ये खिड़की बहुत सुंदर है। ये वो फ्रैगमेंट्स ऑफ लव थे जो नेहा के जहर से बच गए थे। मैंने इन पलों को सहेजना शुरू किया। दा कहते हैं कि ये छोटे छोटे पल ही एक दिन उस बड़े झूठ को हरा देंगे। हमें बस टिके रहना है। उस रात जब मैं ईशानी को सुला रहा था, उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और सोते सोते बुदबुदाई, पापा आप कहीं मत जाना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझ आया कि वो चाहे जितना भी मुझसे नफरत जताए, अंदर ही अंदर वो बहुत डरी हुई है। उसे डर है कि कहीं मैं भी उसे छोड़कर न चला जाऊं। उसे डर है कि उसकी दुनिया बिखर जाएगी। मेरा काम उसे ये यकीन दिलाना है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसका ये पापा हमेशा यही मिलेगा, इसी खामोशी और इसी प्यार के साथ। शांति दा की उन बातों ने मुझे एक नई दिशा दी थी। मुझे अब समझ आ गया था कि ये लड़ाई ईशानी के लिए है, नेहा के खिलाफ नहीं। और इस लड़ाई को जीतने का एकमात्र तरीका प्यार और धैर्य, लव एंड पेशेंस है। मैंने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में मेरा अपना गुस्सा कम हो गया था। मैंने नेहा को एक दुश्मन के बजाय एक ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू किया जो खुद बहुत डरा हुआ और असुरक्षित है। जब आप अपने टॉक्सिक एक्स को एक कमजोर इंसान के रूप में देखते हैं, तो आपको उन पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आता है। और यही वो मोड़ है जहां से आपकी अपनी हीलिंग शुरू होती है। बारिश अब थम चुकी थी और खिड़की के बाहर चांद की हल्की रोशनी बादलों के बीच से झांक रही थी। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी के घने बादलों के बीच से भी ऐसी ही एक रोशनी निकलने वाली है। ईशानी का वो सोता हुआ चेहरा देखकर मुझे यकीन हो गया कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, मंजिल खूबसूरत होगी। ये सफर अभी जारी है और हर कदम पर मैं कुछ नया सीख रहा हूं। कभी दा से, कभी ईशानी की खामोशी से और कभी अपने खुद के टूटे हुए दिल से। पर अब मैं अकेला नहीं था। मेरे पास समझ की वो ढाल थी जो मुझे इस तूफान में सही सलामत ले जाएगी। सुबह की वो पहली किरण जब खिड़की के पर्दों से छनकर मेरे चेहरे पर पड़ती है, तो अब वो पहले जैसी ताजगी नहीं लाती। अब हर सुबह एक नई रणनीति, स्ट्रैटेजी की तरह महसूस होती है। मैं रसोई में खड़ा अपने लिए कॉफी बना रहा था और सोच रहा था कि पिछले कुछ महीनों में मैंने खुद को कितना बदल लिया है। कभी मैं बहुत जल्दी आपा खो देता था, पर अब मेरी खामोशी मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। उसी वक्त मुझे एक पुराने दोस्त का फोन आया जिसने बातों बातों में बताया कि आज ईशानी के स्कूल में एक इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन है और उसे बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड मिलने वाला है। ये बात सुनकर मेरे हाथ से कॉफी का मग छूटते छूटते बचा। नेहा ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। एक बार फिर मुझे उस इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा था, जहां जानबूझकर मुझे ईशानी की बड़ी उपलब्धियों से दूर रखा जा रहा था। मेरा मन किया कि अभी फोन करूं और नेहा से पूछूं कि उसने ऐसा क्यों किया, पर तभी मुझे शांति दा की वो बात याद आ गई। राहुल, जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो समझ लो कि वो तुम्हारी शांति से डरता है। मैं चुपचाप तैयार हुआ
और स्कूल पहुंच गया। मैंने तय किया था कि मैं पीछे वाली सीट पर बैठूंगा ताकि ईशानी को यह न लगे कि मैं वहां कोई सीन क्रिएट करने आया हूं। जब ईशानी स्टेज पर अपना अवार्ड लेने आई तो उसकी मुस्कान देखने लायक थी, पर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वो मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और हिचकिचाहट आ गई। उसने तुरंत अपनी मम्मा की तरफ देखा, जैसे वो परमिशन मांग रही हो कि क्या वो मुझे देखकर मुस्कुरा सकती है। ये नजारा दिल चीर देने वाला था। एक 8 साल की बच्ची अपनी जीत की खुशी इसलिए नहीं मना पा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो मेरे सामने खुश हुई तो उसकी मम्मा नाराज हो जाएगी। दा ने इसे स्प्लिट आइडेंटिटी कहा था, जहां बच्चा अपनी असली भावनाओं को मार देता है ताकि वो उस पेरेंट को वफादारी, लॉयल्टी दिखा सके जिसके साथ वो रहता है। अवार्ड सेरेमनी के बाद गलियारे में मेरा सामना नेहा से हो गया। वो ईशानी का हाथ पकड़े हुए थी। जैसे ही उसने मुझे देखा उसके चेहरे पर वो चिरपरिचित कड़वाहट आ गई। उसने ईशानी से कहा, देखो ईशानी, तुम्हारे पापा यहां भी आ गए। शायद उन्हें यकीन नहीं था कि तुम अकेले जीत सकती हो। ये अंडर थिंकिंग दी चाइल्ड का एक क्लासिक उदाहरण था, जहां वो ईशानी के मन में ये बीज बो रही थी कि मेरी मौजूदगी उसकी काबिलियत पर शक करना है। ईशानी ने अपना सिर झुका लिया। मैंने लंबी सांस ली और बिफ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बस इतना कहा, ईशानी, तुम्हारी पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मैंने नेहा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, कोई बहस नहीं की। मैं बस ईशानी की जीत का हिस्सा बनना चाहता था, नेहा की हार का नहीं। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मेरा मन बहुत भारी था। मैं शांति दा के पास गया और उन्हें सब बताया। वो अपने बरामदे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी को पॉलिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, राहुल, तुमने आज जो किया वो सबसे मुश्किल काम था। इसे टेकिंग द हाई रोड कहते हैं, पर यह सड़क बहुत अकेली होती है। तुमने ईशानी को यह दिखाया कि तुम्हारी खुशी उसकी जीत में है, न कि उसकी मम्मा को गलत साबित करने में। ईशानी आज घर जाकर इसके बारे में सोचेगी। उसे शायद अभी समझ न आए, पर उसके सबकॉन्शियस में यह बात बैठ गई है कि उसके पापा उसे सपोर्ट करने आए थे, बिना किसी ड्रामे के। उन्होंने समझाया कि टॉक्सिक एक्स अक्सर ये चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें, चिल्लाएं या बदतमीजी करें, क्योंकि वही उनके पास इकलौता सबूत होता है ये साबित करने का कि आप एक खतरनाक पेरेंट हैं। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो उनका पूरा नैरेटिव ढहने लगता है। दा ने मुझे एक बहुत गहरी बात सिखाई, जिसे वो कंपैशनेट परसिस्टेंस यानी करुणामय दृढ़ता कहते हैं। उन्होंने कहा कि ईशानी इस वक्त एक साइकोलॉजिकल प्रिजन में बंद है। उसे सिखाया गया है कि उसका बाप एक दुश्मन है, पर प्यार की एक खासियत होती है, वो सबसे मजबूत दीवारों में भी दरार पैदा कर देता है। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मैं ईशानी के लिए एक मेमोरी बॉक्स बनाना शुरू करूं। इसमें वो सारी चीजें रखूं जो हमारे बीच के सच्चे रिश्ते को दर्शाती हों। पुरानी तस्वीरें, उसके बचपन के जूते, वो कागज जिस पर उसने पहली बार मेरा नाम लिखा था। दा ने कहा, एक वक्त आएगा जब ईशानी सच जानना चाहेगी। तब ये बॉक्स उसे बताएगा कि जो उसे सुनाया गया था वो पूरा सच नहीं था। ये सबूत नहीं, बल्कि प्यार के निशान होंगे। उस रात मैंने उस बॉक्स पर काम करना शुरू किया। मुझे ईशानी का वो पुराना ड्राइंग पैड मिला जिसमें उसने हम तीनों का चित्र बनाया था और नीचे लिखा था हैप्पी फैमिली। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे एहसास हुआ कि नेहा जो कर रही है उसे इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ ट्रॉमा कहते हैं। शायद उसके अपने बचपन में भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने उसे इतना असुरक्षित बना दिया कि वो अब ईशानी को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगी है। उसे लगता है कि अगर वो ईशानी को मुझसे शेयर करेगी तो वो उसे खो देगी। ये सोचकर मेरा गुस्सा थोड़ा कम हुआ और उसकी जगह एक गहरी सहानुभूति, एम्पैथी ने ले ली। जब आप अपने दुख को दूसरों की कमजोरी के चश्मे से देखते हैं
तो दर्द थोड़ा सहनीय हो जाता है। दा अक्सर कहते हैं कि हमें बच्चे की ऑथेंटिक सेल्फ यानी असली पहचान को बचाकर रखना है। ईशानी जब मेरे साथ होती है और अचानक कड़वी बातें करने लगती है तो वो उसकी अपनी आवाज नहीं होती, वो उस जहर का असर होता है जो उसे रोज पिलाया जाता है। मेरा काम उस आवाज से लड़ना नहीं है, बल्कि उसकी असली आवाज को बाहर आने का मौका देना है। इसके लिए मुझे उसे सेफ क्वेश्चंस पूछने होंगे, जैसे तुम्हें आज स्कूल में सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आया, या तुम्हें क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। जब हम बच्चे को खुद सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो हम उसे उस मानसिक गुलामी से आजाद करने की दिशा में एक कदम और बढ़ा देते हैं। एक दिन ईशानी ने मुझसे पूछा, पापा, मम्मा कहती है कि आपको हमारा साथ पसंद नहीं था, इसलिए आप अलग हो गए, क्या ये सच है? ये एक ऐसा सवाल था जो किसी भी पिता को हिला दे, पर मैंने शांति दा की सलाह याद रखी। मैंने उसे पास बिठाया और कहा, बेटा, साथ रहने के लिए सिर्फ पसंद होना काफी नहीं होता। कभी कभी दो अच्छे लोग भी एक साथ नहीं चल पाते क्योंकि उनके रास्ते अलग होते हैं, पर मेरा और तुम्हारा रास्ता कभी अलग नहीं हो सकता। तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी और मैं हमेशा तुम्हारा पापा। ये बात कभी नहीं बदलेगी। मैंने नेहा के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं कही, बस अपनी सच्चाई को मजबूती से रखा। ईशानी ने थोड़ी देर मेरी आंखों में देखा और फिर चुपचाप मेरा हाथ पकड़ लिया। उस खामोशी में बहुत से जवाब छिपे थे। शांतिदा ने मुझे चेतावनी भी दी थी कि ये रास्ता बहुत लंबा है। कभी कभी लगेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है और फिर अचानक एक दिन ईशानी फिर से वही पुरानी दीवार खड़ी कर देगी। इसे रिग्रेशन कहते हैं। ये तब होता है जब बच्चा नेहा के घर वापस जाता है और उसे लगता है कि उसने मेरे साथ रहकर नेहा को धोखा दिया है, इसलिए वो वापस जाकर और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगता है ताकि नेहा को यकीन दिला सके कि वो अभी भी उसकी साइड पर है। मुझे इस उतार चढ़ाव इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए तैयार रहना होगा। मुझे अपनी खुशी ईशानी के व्यवहार पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की कोशिशों की ईमानदारी पर टिकानी होगी। उस रात मैं सोने गया तो मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। मुझे समझ आया कि एक टारगेटेड पेरेंट होने का मतलब सिर्फ सहना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान बनना है जिसकी अच्छाई को कोई भी झूठ मिटा न सके। मैं अब ईशानी के लिए वो लाइट हाउस बन गया था जो तूफान के बीच अपनी जगह पर अड़िग खड़ा रहता है, जहां चाहे जितना भी दूर चला जाए वो रोशनी हमेशा उसे रास्ता दिखाएगी। मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी का ये हिस्सा जो इतना दर्दनाक था, मुझे एक बेहतर और ज्यादा समझदार इंसान बना रहा था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर राहुल की इस कहानी का ये पड़ाव हमें ये सिखाता है कि कभी कभी जीत उस लड़ाई में नहीं होती जो हम दूसरों से लड़ते हैं, बल्कि उस शांति में होती है जो हम अपने अंदर ढूंढ लेते हैं। अभी आखिरी इम्तिहान बाकी है, पर अब मुझे हारने का डर नहीं था। अंधेरा अभी भी घना है, पर अब मेरे पास वो दिया है जिसकी लॉक कभी कम नहीं होगी। ईशानी का वो छोटा सा हाथ जब मेरे हाथ में होता है तो मुझे लगता है कि दुनिया की हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, उन हजारों पिताओं और माताओं की है जो अपनी ही औलाद की नजरों में बेगाने कर दिए गए हैं। पर याद रखिए, सच की जड़ें बहुत गहरी होती है, उन्हें उखाड़ना इतना आसान नहीं होता। हम राहुल के इस बदलते व्यक्तित्व को देख रहे हैं। अब वो सिर्फ एक पिता नहीं, बल्कि एक योद्धा है जो अपनी भावनाओं की ढाल से अपनी बेटी के भविष्य की रक्षा कर रहा है। पर क्या ये ढाल नेहा के अगले प्रहार को झेल पाएगी? क्या ईशानी कभी उस मेमोरी बॉक्स को खोलकर देखेगी? सफर का आखिरी हिस्सा अभी आना बाकी है, जहां खामोशी टूटेगी और शायद, सिर्फ शायद, एक नई शुरुआत होगी। आज की सुबह थोड़ी अलग थी। खिड़की से आती धूप में वो पहले जैसी तपिश नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। मैंने देखा कि घर के उस कोने में, जहां पहले सिर्फ उदासी और धूल भरी यादें हुआ करती थी, अब वहां ईशानी की चंद पुरानी तस्वीरें
और उसके हाथों से बनी वो टेढ़ी मेढ़ी पेंटिंग सजी हुई है। समय कितनी तेजी से निकल जाता है ना? पिछले 1 साल में मैंने जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी सीखा, उसने मुझे पूरी तरह बदल कर रख दिया है। मैं अब वो राहुल नहीं हूं जो बात बात पर चिढ़ जाता था या नेहा के हर वार का जवाब देने के लिए तलवार खींच लेता था। अब मेरे अंदर एक ऐसी स्थिरता, स्टेबिलिटी आ गई है जिसे शायद कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। शांतिदा अक्सर कहते थे कि जब आप खुद को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई भी हार आपको कमजोर नहीं कर सकती। उनकी वो बातें आज मुझे गहराई से समझ आ रही थी। उस दिन ईशानी का जन्मदिन था। मैंने उसके लिए कोई बड़ा सरप्राइज प्लान नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि नेहा ने पहले ही उसे किसी बड़े वेकेशन या महंगे गिफ्ट का लालच दे दिया होगा। मैंने बस एक छोटा सा केक बनाया और उसके लिए वो मेमोरी बॉक्स तैयार किया जिस पर मैं महीनों से काम कर रहा था। जब वो शाम को मेरे घर आई तो उसके चेहरे पर वो पुरानी कड़वाहट की जगह एक अजीब सी उलझन थी। उसने नेहा के घर से लाई हुई एक महंगी घड़ी पहनी हुई थी और बार बार उसे देख रही थी। मैंने उसे टोकने के बजाय बस इतना कहा, जन्मदिन मुबारक हो ईशानी। आज हम कुछ अलग करेंगे, कोई शोर शराबा नहीं, बस तुम और मैं। उसने अपनी आंखें घुमाई, आई रोल, पर इस बार उस रिएक्शन में नफरत नहीं, बल्कि एक छोटी सी आदत थी। मुझे समझ आ गया था कि उसके ये छोटे छोटे नखरे दरअसल एक डिफेंस मैकेनिज्म। हमने साथ बैठकर केक काटा। केक खाते समय उसने मुझसे पूछा, पापा, क्या आपको दुख नहीं होता कि मम्मा ने मुझे इतनी महंगी घड़ी दी और आपने सिर्फ ये केक बनाया? ये सवाल सीधे दिल पर चोट करने वाला था, पर मैंने शांतिदा की नॉन रिएक्टिव रहने की कला को याद किया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चीजों की कीमत उनके दाम से नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी यादों से होती है। मम्मा ने तुम्हें घड़ी दी ताकि तुम समय देख सको, और मैंने ये केक बनाया ताकि हम इस समय को साथ जी सकें। दोनों ही अपनी जगह सही है। मेरी इस बात ने उसे थोड़ा शांत कर दिया। उसने पहली बार उस इंटरपेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट की आग को महसूस नहीं किया, क्योंकि मैंने उसे हवा ही नहीं दी। दा कहते थे कि पॉजिटिव फ्रेमिंग ही वो जादुई चाबी है जो बच्चे के दिमाग में चल रहे युद्ध को रोक सकती है। फिर मैंने उसे वो मेमोरी बॉक्स दिया। उसने धीरे से उसे खोला। उसमें उसकी पहली टूटी हुई साइकिल की चाबी थी, उसके पहले स्कूल ट्रिप की बस टिकट थी, और वो फोटो थी जिसमें वो पहली बार बारिश में भीगी थी। जैसे जैसे वो एक एक चीज निकाल रही थी, उसकी आंखों की चमक बदल रही थी। वो जहर जो नेहा ने इतने सालों में उसके मन में भरा था, वो इन सच्ची यादों की रोशनी में धुंधला पड़ने लगा था। उसने एक पुरानी चिट्ठी निकाली जो मैंने उसे तब लिखी थी जब वो सिर्फ 3 साल की थी। उसमें मैंने लिखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा प्यार उसके लिए कभी नहीं बदलेगा। ईशानी ने उस चिट्ठी को देर तक पकड़ा रहा। उस वक्त कमरे में जो खामोशी थी वो हजारों लफ्जों से ज्यादा भारी थी। उसे समझ आ गया था कि उसका पापा कोई विलेन नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने उसे खामोशी से हमेशा प्यार किया है। शांतिदा उस शाम मेरे घर के बाहर टहल रहे थे। मैंने उन्हें बालकनी से हाथ हिलाया। वो समझ गए कि आज कुछ बड़ा हुआ है। बाद में जब हम अकेले बैठे तो उन्होंने कहा, राहुल, तुमने आज जो किया वो इमोशनल रेजिलियंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। तुमने ईशानी को उसकी सच्चाई, ऑथेंटिसिटी वापस लौटा दी है। ये रास्ता अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। नेहा शायद फिर से कोई नई चाल चले, पर अब ईशानी के पास एक इमोशनल एंकर है। उसे पता है कि कहां सच है और कहां सिर्फ शोर है। उन्होंने मुझे समझाया कि मेरा काम अब सिर्फ ईशानी के लिए एक सेफ हेवन बने रहना है। मुझे अब नेहा को हराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ईशानी के दिल को जीत चुका हूं। और यही वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग है। जिंदगी में हमें अक्सर लगता है कि जीत का मतलब है दूसरे को नीचा दिखाना या उसे गलत साबित करना, पर एक टॉक्सिक के साथ कोपेरेंटिंग करते हुए मैंने ये सीखा कि असली जीत
सेल्फ रेगुलेशन में है। जब आप अपने गुस्से, अपनी बेबसी और अपनी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी पर काबू पा लेते हैं तो आप अजेय, इनविंसिबल हो जाते हैं। मैंने अब नेहा के मैसेजेस को पढ़ना छोड़ दिया है जो सिर्फ मुझे ट्रिगर करने के लिए होते हैं। मैं अब सिर्फ उन्हीं बातों का जवाब देता हूं जो ईशानी की भलाई से जुड़ी होती है। इसे सेटिंग बाउंड्रीज कहते हैं। ये दीवारें नफरत की नहीं है, बल्कि ये मेरी अपनी मानसिक सेहत और ईशानी के भविष्य की सुरक्षा के लिए है। रात को जब ईशानी वापस जाने के लिए तैयार हो रही थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत धीरे से कहा, पापा, अगली बार जब मैं आऊंगी तो क्या हम वो पुरानी साइकिल ठीक कर सकते हैं? ये बात सुनकर मेरा गला भर आया। ये सिर्फ एक साइकिल की बात नहीं थी, ये उस टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने की शुरुआत थी। मैंने उसे गले लगाया और कहा, बिल्कुल बेटा, हम उसे फिर से नया जैसा बना देंगे। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो बरसों का इंतजार था वो सफल हो गया है। मुझे अब कोई लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं थी, नहीं नेहा की बुराई करने की। मेरा आचरण ही मेरा सबसे बड़ा गवाह था। घर अब खाली था, पर उस खालीपन में भी एक मधुर संगीत था। मैंने खिड़की के बाहर देखा। रात गहरी हो चुकी थी, पर चांद की रोशनी बहुत साफ थी। मुझे एहसास हुआ कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह के संघर्ष से गुजर रहे हैं। कभी कभी हमारे सबसे करीबी लोग ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, पर अगर हम अपनी जड़ों को मजबूत रखें तो कोई भी आंधी हमें उखाड़ नहीं सकती। ईशानी अब उस प्रभाव से आजाद हो रही थी और मैं उस अपराध बोध, गिल्ट से आजाद हो रहा था कि शायद मैं एक अच्छा पिता नहीं हूं। हम दोनों ही इस जहरीले चक्र, टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकल रहे थे। शांति दा की वो आखिरी नसीहत मेरे कानों में गूंज रही थी, राहुल, कभी भी अपनी अच्छाई को दूसरों की बुराई की वजह से मत छोड़ना। तुम्हारी ये कोमलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज मुझे समझ आया कि एक पिता होने का असली मतलब सिर्फ खुशियां देना नहीं, बल्कि मुश्किलों के बीच अडिग रहना भी है। मैंने खुद को माफ कर दिया था और शायद किसी हद तक नेहा को भी, क्योंकि वो खुद भी अपने डर और असुरक्षाओं की शिकार थी। जब आप किसी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार कर लेते हैं तो आप उस पर से अपना अधिकार छोड़ देते हैं, और वही असली आजादी है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर राहुल की ये कहानी यहां खत्म तो हो रही है, पर हकीकत में ये एक नई शुरुआत है। ये कहानी उन सभी के लिए है जो किसी न किसी रूप में अपनों से दूर कर दिए गए हैं। याद रखिए, प्यार में वो ताकत है जो पत्थर को भी पिघला सकती है। बस जरूरत है तो अटूट धैर्य और निस्वार्थ नियत की। जिंदगी आसान नहीं होगी, पर अगर आप शांत रहना सीख गए तो आप हर जंग जीत सकते हैं। राहुल ने अपनी मंजिल पाली थी। अपनी बेटी की आंखों में वो पुराना विश्वास फिर से देख लिया था, और उस रात वो पहली बार बिना किसी बोझ के चैन की नींद सोया। अंधेरा छंट चुका था और एक नया सवेरा उसका इंतजार कर रहा था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ होगा और आपको एक नई रोशनी दी होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए एहसास के साथ।